क्लास 10 लास्ट टाइम हम लोग ने ये पोइट्री की थी ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज शेक्सपियर की। मैंने होमवर्क दिया था, 3 क्वेश्चंस दिए थे जिसका आंसर सिर्फ आमिर, शिवानी, पार्थ, विशेष, सिर्फ 4 लोगों ने मेरे को इंग्लिश का होमवर्क सेंड किया। अब जिन लोगों ने नहीं किया है एटलीस्ट वो वापस आंसर्स लिख लेना। और आप लोगों को मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे होमवर्क ऑन द टाइम पर भेजो। जिस टाइम पर लेक्चर है उसी दिन होमवर्क आ जाना चाहिए आप लोगों का। मैचअप्स दिए थे, स्टेज को कंपेयर किया है लाइफ से, कैरेक्टर्स को कंपेयर किया हुआ है रोल प्लेड बाय द ह्यूमन बींग्स, स्क्रिप्ट जो है वो स्टोरी ऑफ लाइफ है, डायलॉग जो कन्वर्सेशन होते हैं हमारे बीच में जब हम बात करते हैं वो है, एंट्री बर्थ है और एग्जिट यानी कि लाइफ का एंड हो रहा है, डेथ। तो ये आपका मैचअप था। इसमें सिचुएशन एंड इंसिडेंट के साथ में कुछ भी चीज़ नहीं थी। उसके बाद सेकेंड होमवर्क दिया हुआ था मैंने ये वाला, द पोएम इज एंटायरली मेटाफोरिकल। तो कंपैरिजन करना था कि कौन सी वर्ड के लिए क्या चीज़ यूज़ की है। वर्ल्ड के लिए यूज़ किया था स्टेज, एक्टर्स के लिए प्लेयर्स। पोइट्री के अंदर से ही पिक करने हैं ये वर्ड्स, आप अपने मर्जी से नहीं लिख सकते हो। बर्थ एंड डेथ के लिए था एंट्रेंस एंड एग्जिस्ट। स्कूल बॉय के लिए था क्रिपिंग स्नेल। लवर्स आई के लिए था फर्नेस। स्पॉटेड लेपर्ड के लिए था बियर्डेड सोल्जर। एंड लास्ट स्टेज के लिए था लास्ट सीन। आपको पोइट्री में लास्ट स्टेज मेटाफोरिकल मतलब लास्ट स्टेज बताने के लिए वो वर्ड यूज किया हुआ था, लास्ट सीन। फिर ग्रामर दिया हुआ था, सिमिली, एलिट्रेशन एंड मेटाफोर का ही दिया था। तो फिलहाल मैं उसके बारे में ही बता रही हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर से ग्रामर स्टार्ट करूँगी, फिगर ऑफ स्पीच उसमें बताऊँगी। सिमिली वर्ड लाइक और एज आना चाहिए और कंपैरिजन है। तो क्रिपिंग लाइक अ स्नेल, तो यहाँ पर वो जो बॉय है उसको कंपेयर किया था कि वो किस तरह से क्रिपिंग, किस तरह से चल रहा है, लाइक अ स्नेल। सोल्जर की जो बियर्ड है वो किस तरह से पार्ड यानी लेपर्ड की तरह। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट्स, तो दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, यहाँ पे टी बहुत बार रिपीट होता है। ही इज यूथफुल हॉर्स, वेल सेव्ड अ वर्ल्ड, यहाँ पर आपका एच रिपीट हो रहा है। इसके अलावा आप खुद अपने वर्ड अपने हिसाब से कोई भी लाइंस पिक कर सकते हो, एलिट्रेशंस की बहुत सारी लाइंस थी। मेटाफॉर भी कंपैरिजन है विदाउट द वर्ड एज और लाइक। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, यहाँ पे एग्जिट्स और एंट्रेंस को कंपेयर किया था बर्थ एंड डेथ से, और यहाँ पे कहीं पर भी लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किया है। मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, यहाँ पे प्लेयर्स मेन एंड वुमेन का कंपैरिजन है, मतलब जो भी इंसान लोग हैं उनको कंपेयर किया है प्लेयर्स से, और यहाँ पर भी एज और लाइक वर्ड नहीं है। तो जिन लोगों ने होमवर्क सेंड किए हैं उनके ऑलमोस्ट राइट है। हमारा आपने यहाँ पर मिस्टेक की थी, मेटाफॉर में फुल सेंटेंस लिखना ज़रूरी है, आप सिर्फ कंपैरिजन नहीं लिख सकते। उसके अलावा बाकी सब लोगों के राइट थे, 4 लोगों ने ही सेंड किए वैसे भी। अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर। यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है 1.6, एल्केमी ऑफ नेचर। एल्केमी का मतलब होता है ना कि कोई केमिकल वगैरह जो नॉर्मल मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे आप लोगों ने माइथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह में पारस पत्थर के बारे में सुना होगा कि वो जो पारस पत्थर है उसको अगर आप टच करोगे तो जो मेटल है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको मीनिंग दिया हुआ है, एन एंशिएंट फॉररनर ऑफ अ केमिस्ट्री about attempt to convert the base metals into gold. Here it refers to the mysterious magical process of transforming things. Means यहाँ पर आपको alchemy of nature क्या दिया हुआ है कि नेचर में एक ऐसा जादू है जो आपकी नॉर्मल लाइफ को अच्छे में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसको लिखा है विलियम ब्लैक ने, और इससे पहले एक छोटी सी पोइट्री दी हुई है, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ अ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, hold infinity in the palm of your hand and the eternity in an hour. तो अगर हम चाहें तो एक छोटे से ग्रेन मतलब एक छोटे से गेहूं का या कोई भी अनाज का दाना जो सैंड में गिरा हुआ है, उससे भी आइडिया या इमेजिनेशन हो सकता है। मतलब नेचर हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है, हमें उसको आँख खोलकर देखने की ज़रूरत है। जैसे आप लोग ने इसके बारे में सुना होगा, न्यूटन के बारे में सुना होगा कि उसके सर पे एक एप्पल गिरी थी और उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। तो वो जस्ट एन एग्जाम्पल है कि नेचर हर पल हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बस ज़रूरत है हमको हमारा इमेजिनेशन और हमारे जो विजन है उसको ब्रॉड करने की। तो टू सी अ वर्ल्ड इन द ग्रेन ऑफ अ सैंड,
Something as tiny as a grain of a sand can spark off an idea or imagination of a huge significance to the world. एक छोटी सी चीज़ जो सैंड में ऐसी रेत में गिरी हुई है वो भी आपको बहुत बड़ा आइडिया दे सकती है, जिससे आपका पूरा वर्ल्ड चेंज हो सकता है. एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर. अभी जो फूल खिलते हैं जंगल में या कहीं पर भी, छोटा सा फूल है उसमें हमको स्वर्ग की सुंदरता दिख सकती है. देखने वालों की आंखों पे डिपेंड करता है कि हम नेचर से क्या सीखना चाहते हैं. होल्ड इन्फिनिटी इन अ पाम ऑफ योर हैंड. इन्फिनिटी मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है. इट्स एंडलेस स्पेस, बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट. तो हम इस पूरी धरती का या पूरे स्पेस का पूरा भविष्य चेंज कर सकते हैं, डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं. ये सारी ताकत है हमारे हाथों में. Eternity is an endless time, but just an hour in your life can make a difference in the world forever. Eternity का मतलब भी सेम होता है कि बहुत टाइम है, बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारा टाइम है, लेकिन सिर्फ एक आवर भी ऐसा हो सकता है हमारी लाइफ में कि पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाए. तो वो जो चीज़ें हैं, मतलब कभी कभी होता है ना कि आप लोग ऐसे ही बैठे हो और किसी चीज़ पे ऐसे ही ध्यान लगा के बैठे हुए हो और अचानक आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. जैसे आप लोगों ने चींटी वगैरह की स्टोरी सुनी होगी कि वो चींटी बार बार इस पे चढ़ती है, वॉल पर गिरती है. वो राजा की स्टोरी थी कि राजा को उस चींटी को देखकर सडनली आइडिया आता है, वो जाके युद्ध करता है और वो जीत जाता है. तो इसी तरह है कि नेचर और हमारे आजू बाजू की चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारा मैजिक करती है. ये हम पर है कि हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं. तो अपना विजन ब्रॉड करो, उन चीज़ों से सीखो. अब देखते हैं कि नेचर से यहाँ पर क्या क्या सीखा हुआ है. We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfill and motivates. Nature whispers and command. तो अभी ये जो राइटर है उन्होंने बोला कि अंदर से हम लोग को ऐसा लगा, नेचुरल इंस्टिंक्ट, हम सोचते हैं ना कि कभी कभी अंदर से ऐसे आवाज़ आ रही कि हमको ये करना चाहिए. तो वैसे ही राइटर को लगा कि हमको आउटडोर एक्टिविटीज़, मतलब बाहर निकलना चाहिए, कुछ गेम्स वगैरह ऐसे बाहर जाके खेलना चाहिए, माउंट क्लाइंबिंग वगैरह करनी चाहिए. तो उनको ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट की उन्होंने. एंड उनको पता चला कि जो नेचर है वो रिलैक्स करता है, हमको इन्हांस करता है, मतलब हमारी जो अंदर की चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाता है. नेचर सूथेस एंड नेचुरस. नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट. नेचर हमको मोटिवेट करता है. नेचर ऐसा लगता है कि हमारे कानों में कुछ फुसफुसा रहा है, विस्पर कर रहा है. एंड कभी कभी लगता है कि नेचर हमको कमांड कर रहा है कि यही चीज़ें हमको करनी चाहिए. तो आर यू लिसनिंग. तो राइटर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेचर आपके साथ भी इसी तरह से करता है, तो क्या आप सुन रहे हो. व्हेन आई डू. तो जब राइटर ने सुना, इट लीव्स मी इन अ कंप्लीट एव. तो जब राइटर को ये लगा कि हाँ नेचर से सुनना चाहिए और जब उन्होंने सुनने की कोशिश की तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लगा, मतलब अच्छा वाला अजीब. ग्रेट वंडर, अमेजमेंट, मतलब होता है ग्रेट वंडर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब वो सरप्राइज टाइप फील हो गए. वी हैव ए हैबिकस प्लांट इन अवर गार्डन. अभी नेचर से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, मैंने उनको बॉक्स में डाला हुआ है. फर्स्ट पैसेज में एक प्लांट के बारे में हैबिकस का, फिर है रॉकी बीच, उसके बाद आता है बिट्स ऑफ ग्रास, फिर है ट्री, एंड्स, स्पाइडर, रेनबो, ऑस्टर्स, इन्यूमरेबल स्टार्स, क्लाउड, विंड, वाटर, कैटरपिलर, फ्लावर. ये सब चीज़ें हमको क्या क्या सिखाती है वो इस पूरे चैप्टर में. तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी अपनी बुक में ये सब ब्रैकेट में डाल देना कि इसमें कौन कौन से नेचर से रिलेटेड वर्ड्स यूज हुए हैं. तो अभी राइटर के पास एक हैबिकस का प्लांट था इन अवर गार्डन. एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम ऑन इट, बिग, ब्राइट एंड अ टेंडर. Though the day it smiles with the sun and the dances with the wind, but as evening approaches, it starts wilting. The morning after it withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we do lived our life, however short, to its fullest? तो अभी जो हैबिकस का प्लांट है उसमें हमेशा एक फ्लावर आता है. फोर्टनाइट मतलब हर 15 दिन में एक फ्लावर आता है. वो बहुत बड़ा होता है, खिला खिला होता है. टेंडर मतलब बहुत नाजुक सा होता है. वो पूरे दिन मस्त स्माइल करता है सन के साथ में, और हवा चलती है तो डांस करता है. लेकिन जैसे ही इवनिंग आती है इट स्टार्ट्स विल्टिंग, मतलब ड्राई अप होना शुरू होता है. जब आपके भी गार्डन, आपके भी घर पे अगर कोई प्लांट वगैरह रहेगा तो उसमें एक सुबह एक मस्त फूल खिलता है, लेकिन
एक दो दिन या मोस्टली शाम तक ही वो धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है। अभी उसके दूसरे दिन, द मॉर्निंग आफ्टर, जिस दिन वो खिला था उसके दूसरे दिन वो पूरी तरह से मुरझा जाता है कम्प्लीटली, और इवनिंग तक तो वो पेड़ से टूट भी जाता है, अपने प्लांट से टूट जाता है, एंड बिकम वन विद द अर्थ, वो फिर से पॉट में गिर जाता है, वो अर्थ के साथ मिक्स हो जाता है। तो अब ये फ्लावर जो है हमको क्या सिखा रहा है कि उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, वो सिर्फ एक दिन के लिए आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है, बहुत हंसता है, खुश रहता है, मुस्कुराता है। एटलीस्ट हमको तो फूल को देखकर ऐसा ही लगता है। स्प्लेंडर मतलब गॉर्जियस, मतलब बहुत अच्छा, डज सो इट फुल। अगर हम भी अपनी लाइफ को इसी तरह से जिए, मतलब हम पूरा दिन ऐसे रोते रहते हैं कि यार हमसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा रोना धोना करने की बजाय भले ही हमारी लाइफ शॉर्ट हो, लेकिन एटलीस्ट वो खुशी से भरी हो, सेटिस्फैक्शन से भरी हो। जिस तरह से ये हैबिकस का जो प्लांट है, उसका जो फ्लावर है, उसने जिस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड किया, उसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को स्पेंड क्यों नहीं कर सकते। अब सेकेंड है, वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मेजेस्टिक ओशन एंड द रॉक alongside, carved, sculpted and shaped by the water. Water is so gentle, rock so hard, yet as the water flows over it every day, for years the rock gives in, it takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist. तो यहाँ पर जो राइटर है वो रॉकी बीच पे गया हुआ है, उन रॉकी मतलब पथरीला बीच है, वहां पर उसने क्या देखा है कि पानी, जो समुद्र का पानी है, वो आकर कैसे पत्थरों का शेप चेंज कर देता है। आप लोग भी अगर किसी बीच पर गए हो, नॉर्मल रेत वाले बीच पर नहीं, जहाँ पर पत्थर वगैरह रहता है, उस बीच पर पानी की जो ये समुद्र की जो लहरें हैं वो कंटिन्यूअसली उन पत्थरों पर अटैक करती है, पत्थरों को मतलब पत्थरों के ऊपर आती है, और धीरे धीरे आप देखोगे तो वो जो रॉक है वो राउंड शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो नुकीले नहीं रहते। तो जैसे भी वाटर उनको शेप करना चाहती है, वाटर उनको कमांड करती है, उस तरह से वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि वाटर जो है वो बहुत जेंटल है, मतलब वो तो बहुत अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वाटर बहुत ही जेंटल है, और रॉक जो है वो बहुत हार्ड है, लेकिन फिर भी पानी का फ्लो इस तरह से होता है कि वो पूरे रॉक के शेप को ही चेंज कर देती है। उसी तरह से जो हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स है वो भी पत्थरों की तरह ही है, बहुत ह्यूज है, बहुत बड़े हैं, लेकिन हम पानी की तरह उन चीजों को चेंज क्यों नहीं कर सकते। एंड वी आर सो स्मॉल, हम उन प्रॉब्लम्स के सामने बहुत स्मॉल है। वैसे ही जैसे रॉक बहुत टफ है, हार्ड है, और पानी बहुत जेंटल है, उसी तरह हमारी प्रॉब्लम्स है जो बहुत टफ है, हार्ड है, और हम बहुत स्मॉल है उसके सामने। तो हम पानी की तरह ही अपनी इन प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से चेंज क्यों नहीं कर सकते। थर्ड जो थिंग था, वी सॉ अ स्मॉल बिट्स ऑफ अ ग्रास pipping through the small crack in the concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there's always an opening. तो अब राइटर ने यहाँ पर देखा था कि कुछ ग्रास उग के आ रही थी कॉन्क्रीट पेवमेंट पे, पेवमेंट मतलब रास्ता वगैरह या रोड वगैरह, तो वहां पर धरती मतलब मिट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने भी देखा होगा कि बिल्डिंग्स वगैरह के नीचे से ना ये पौधे या पेड़ उगना शुरू हो जाता है। तो ये इम्पॉसिबल चीज है कि वहां से नीचे से कॉन्क्रीट से कुछ उग के आएगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल चीजें हुई है। हाउ द इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। मतलब वैसे ही जैसे हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती है वो इम्पॉसिबल लगती है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हर इम्पॉसिबल चीज की भी एक फर्स्ट ओपनिंग होती है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, आज से एटलीस्ट 100 साल पहले तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि बल्ब वगैरह होगा या इस तरह से हम लोग दिन में भी लाइट जला सकेंगे। वो सारी चीजें इम्पॉसिबल थी। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि हम यहाँ पर बैठ के किसी भी दूर इंसान का चेहरा देखकर सीधे सीधे बात कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। तो हमको इस नेचर ने सिखाया कि जिस तरह से ग्रास या कोई भी प्लांट या कोई भी पेड़ उग सकता है कंक्रीट से, उसी तरह से बहुत सारी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट है, वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, वी थॉट इट्स चैप्टर वाज ओवर। चैप्टर वाज ओवर ये एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब है कि एंड हो गया लाइफ। बट 3 months passed, spring set in and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds and life. What if we too had the conviction that, however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember, this too shall pass. तो अभी उन्होंने एक ट्री देखा था जिसकी पूरी लीव्स खत्म हो चुकी थी। विंटर में आप लोगों के आजू बाजू जितने भी पेड़ होंगे देखे होंगे उन्हें,
इनके जो लीव्स है वो एकदम खत्म हो जाते हैं, पेड़ पूरी तरह से एकदम खाली हो जाता है, वहाँ पे कोई घोंसला नहीं है, फल फ्रूट कुछ भी नहीं है। तो सबको लगता है कि पेड़ अभी खत्म होने वाला है, उसका चैप्टर ओवर हो गया। लेकिन 3 महीने बाद जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, उसके ऊपर वापस पत्तियां आना शुरू होती है और एकदम ग्रीन ग्रीन, पहले रेड पत्तियां आती है, फिर ग्रीन पत्तियां आती है, और जैसे ही पत्तियां आती है उस पर फ्लावर्स, बर्ड्स, और एकदम वापस वो पेड़ जिंदा हो जाता है। वॉट इफ वी टू हैड कन्विक्शन दैट, तो क्यों ना हम भी इसी तरह सोचे कि जब हमको लगता है कि डिफिकल्टीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हमको पता है कि आगे वापस स्प्रिंग सीजन आएगा, तो हमारी लाइफ में भी हमको ये पॉजिटिविटी सोचनी है। जैसे उस पेड़ ने सोचा कि एक बार सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर वापस स्प्रिंग सीजन में वो वापस जिंदा हो गया, उसी तरह से हमको भी हमेशा अपनी डिफिकल्टीज के बारे में सोचना है कि ये टाइम पास हो जाएगा, मतलब कुछ वक्त और, जैसे जो कोल्ड विंटर था 3 महीने 4 महीने पास ऑन हो गया, उसी तरह से हमारी जो डिफिकल्टीज है वो सब भी पास ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट है, वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स lugging a fly which was at least 10 times the ant's size. The ant organized themselves around the fly, lifted it on a frail fillers and carried it to quite a distance. The teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? तो यहाँ तक आपका एंट वाला पार्ट खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट राइटर ने देखा कि एंट्स, आप लोगों ने अपने घर में देखी होगी कि कोई भी बड़ा सामान एंट्स लोग कैसे पिक करके लेके जाती है। एंट के बारे में है कि वो अपने से ना 10 गुना वजन उठा सकती है। तो ये लोग सब टीम वर्क में काम करते हैं। कोई भी सामान या कोई भी एक शक्कर का दाना आप डाल दो, एक एंट उसको लेके जाएगी, और अगर बड़ा हुआ तो बहुत सारी एंट्स आएगी और वो उसको लेकर जाती है, मतलब अपने बैग पे उठाकर। उनको देखकर लगता भी नहीं कि इतना बड़ा सामान लेकर जा सकती है। तो इन्होंने एक आर्मी देखी एंट की, जो एक मरी हुई मक्खी जो थी, फ्लाई, विच वॉज एन एटलीस्ट 10 टाइम्स द एंट साइज, एंट की साइज से 10 गुना बड़ी थी, लेकिन एंट पूरी ऑर्गेनाइज्ड हुई और उन्होंने फ्लाई के आजू बाजू अपने आप को सर्कल बनाया, और उसके बाद अपने फ्रेगिल फिलर्स, मतलब वीक लेग से मतलब उनको जब उठाया तो उसके जो पैर थे एंट के, वो बहुत इस तरह से दिख रहे थे कि अभी ये तो गिरा देंगे इनको, बहुत कमजोर पैर दिख रहे थे। एंड कैरिड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस, लेकिन फिर भी उन कमजोर पैरों से भी वो फ्लाई को उठाकर लेकर गए कुछ डिस्टेंस पे। उनका टीम वर्क और बाकी सारी जो चीजें थी, कांस्टेंट एफर्ट, वो सब इतने इम्प्रेसिव थे कि हमने सोचा कि हमारी लाइफ में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हम लोग भी कोई भी काम को कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड इस मैनर में क्यों नहीं कर सकते। जब एक एंट और पूरी एंट्स की कॉलोनी अपने से 10 गुना वजन उठाकर लेकर जा सकती है, तो अगर हम भी टीम वर्क में काम करें तो हम भी बहुत सारी चीजें जो इम्पॉसिबल है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी यहाँ से छोटा छोटा शुरू कर दिया, 1 लाइन में खत्म किया। तो अब तक हम लोग ने नेचर में पढ़ा था हैबिस्कस फ्लावर के बारे में, फिर रॉकी बीच के बारे में, फिर ग्रास के बारे में, ट्री के बारे में, एंड्स के बारे में। अब स्पाइडर्स वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो स्पाइडर होते हैं, मकड़ियां जो होती है, उनका जो जाला होता है वो बहुत डेलिकेटेड दिखता है, मतलब बहुत नाजुक सा है कि ये ऐसे ही झाड़ू लगाओगे तो टूट जाएगा। लेकिन स्पाइडर इजीली उसके अंदर बड़े से बड़े कीड़े को मतलब पकड़े रख सकती है, स्पाइडर का वेब। तो वो डेलिकेटेड है लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रांग है। तो नेचर ने हम जैसे इन सब को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी है, वैसे ही नेचर ने हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें भरी हुई है। हम सोचते हैं कि ये चीजें नहीं हो सकती है, ये बहुत नाजुक है वगैरह, लेकिन वो चीजें बहुत स्ट्रांग होती है। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। रेनबो जो 7 कलर्स होते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में ही वो कलर्स आ गए। ऑयस्टर्स टेक अ ग्रेन ऑफ अ सैंड, दे ओपन अप विद अ पर्ल। ऑयस्टर्स आपने ये सुना होगा, एक साइंस में था कहीं पर चैप्टर। जो सीपी होती है उसके अंदर एक छोटा सा जानवर या एनिमल रहता है ऑयस्टर्स। उसके अंदर अगर सैंड मतलब रेत के अगर कुछ कण चले जाते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी बॉडी के अंदर से कुछ चमकीला पदार्थ निकालता है और वो मिलकर पर्ल बनता है। तो ऑयस्टर उस सैंड को चेंज करके पर्ल बना देता है। मतलब सैंड मतलब यूजलेस थिंग है और पर्ल बहुत यूजफुल थिंग है। तो किस तरह से उसने ये यूजलेस थिंग को एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट कर दिया है। इनन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई। यहाँ से बहुत छोटे छोटे तारे दिखते हैं और इतने ज्यादा है कि वो काउंट भी नहीं कर सकते, और टू मेनी है, और वो पूरे आसमान में चमकते रहते हैं, अपनी रोशनी से पूरे आसमान को ढक देते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विद एवरी पासिंग मोमेंट।
अगर आप लोग ने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए अभी खिड़की से कभी क्लाउड्स को देखा होगा तो ऐसा लगता है कि वो थोड़े थोड़े टाइम में अपना अपना शेप चेंज कर रहे हैं। तो ये सब नेचर है जो हम टीवी, फोन इन सब में देखते रहते हैं और नेचर को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोग कभी अगर ऐसे ही बाहर बैठ के देखोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। द विंड मेक्स ट्री डांस विथ अनहिड्रन पोजिशन। और जब हवा चलती है तो पेड़ डांस करने लगते हैं, और डांस करते हुए भी वो जो अपनी पोजीशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मतलब पेड़ एक ही लय में ऐसे डांस करते रहते हैं। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिकेट्स ऑफ अ सन एंड द विंड। और वाटर के बारे में तो सबको पता है कि जिसमें भी डालोगे वैसे टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर में कोई ईगो नहीं होता है, जिस भी चीज में आप उसको चाहो चेंज कर सकते हो। सन और विंड की वजह से वो इजीली चेंज हो जाता है। जैसे नदी बनती है, नाले बनते हैं। When we see a caterpillar turn into butterfly, कैटरपिलर एक छोटा सा कीड़ा होता है और वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। बटरफ्लाई सबसे ब्यूटीफुल मानी जाती है। तो किस तरह से नेचर एक कैटरपिलर को, एक कीड़े को बटरफ्लाई में कन्वर्ट करता है। A flower turns into fruit. We experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. तो एक फूल किस तरह से फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें जो है वो एल्केमी ऑफ नेचर है। मतलब नेचर में रहकर किस तरह से चीजें कन्वर्ट होती है, किस तरह से एक नॉर्मल चीज गोल्ड में या प्रेशियस चीज में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह से हम भी अगर नेचर को टच करें या नेचर के बारे में जाने तो हम भी अपने आप में गोल्ड बन जाएंगे। मतलब एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। गोल्ड मतलब राजा मिडास की तरह सच्ची में सोने में कन्वर्ट नहीं होने वाली कोई चीज, लेकिन गोल्ड को यहाँ पर मेटाफॉर मतलब कंपेयर किया हुआ है लाइफ से। हमारी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये था आपका एल्केमी ऑफ नेचर, पूरा नेचर से रिलेटेड चैप्टर। अब जिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है प्लीज इस बार कर लेना। टफ वर्ड्स में ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है। एक आध वर्ड का ठीक से मीनिंग नहीं दिया था तो मैंने लिखा। स्प्लेंडर का मतलब होता है गॉर्जियस, ब्यूटीफुल। रॉकी बीच मतलब तो पथरीला बीच। पेवमेंट मतलब आप लोग यहाँ पे रोड की तरह यूज कर सकते हो कि कॉन्क्रीट का रोड था या एक रास्ता था। चैप्टर वाज ओवर, ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है डेथ। उसके अलावा सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, प्लीज इस चैप्टर को ठीक से पढ़ लेना। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज गलत बोल दी थी। ये विलियम ब्लैक ने सिर्फ ये पोइट्री लिखी थी नेचर से रिलेटेड, और यहाँ पे रक्षा बरोडिया ने ये पूरा चैप्टर लिखा हुआ है नेचर से रिलेटेड कि कैसे उन्होंने नेचर से बात की या नेचर के बारे में जाना। अब चलते हैं होमवर्क पार्ट पे, और इस बार मेरे को सबका होमवर्क चाहिए। तो सेकंड पहले स्टार्टिंग का होमवर्क है। होमवर्क नहीं है ये, तो मैंने कंप्लीट किया हुआ है तो आप लोग लिख लेना। Rearrange the good qualities in each set so that the first letter of each of the word should make a meaningful word. Join the set and get message. तो अभी क्या करना था सेट 1 में, फर्स्ट जो वर्ड है उसका अल्फाबेट पिक करना था UATNER, और यहाँ पर लिख कर फिर उसमें से कौन सा वर्ड बनता है वो यहाँ पर लिखना था। मतलब रीअरेंज करना था आपको इन अल्फाबेट्स को एक मीनिंगफुल वर्ड में। तो ये बना था नेचर। यहाँ पर था SI, तो SI से बनता है इस। यहाँ पर था YM से बना माई। फिर ACEEHRT, इससे वर्ड बना टीचर, और सेंटेंस बना नेचर इज माई टीचर। तो ये वाला प्लीज अपनी बुक में फिल कर लेना। अब चलते हैं आपके होमवर्क पर। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 40, गो थ्रू द लेसन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट एंड हाईलाइट द लाइफ ऑफ द हैबिस्कस फ्लावर। किस तरह से वो ग्रो होता है, फिर क्या होता है, और उसके बाद किस तरह से उसकी लाइफ एंड होती है, वो 4 स्टेज लिखने हैं यहाँ पर। फिल इन द गैप। व्हाट डज नेचर डू फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स के लिए नेचर क्या करता है, वो हमको मोटिवेट करता है, चेरिश करता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखनी है। कमांड करता है। लास्ट होमवर्क है, सेकेंड लास्ट होमवर्क है। हाउ शुड यू डील विद द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। आप अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स से किस तरह से डील करते हो, ये आपको 4 to 5 लाइन्स में लिखकर बताना है। लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा चीजें आपको लगता है कि राइटिंग स्किल सिर्फ लास्ट में पूछी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर पैसेज के बाद 2 मार्क्स का राइटिंग स्किल ओन वर्ड्स में लिखने के लिए आता है। तो ये चीज आप लोग को अटेम्प्ट करनी ही है। हाउ शुड यू डील विद द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 8A,
पिक आउट फ्रॉम द लेसन 10 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट मतलब नाउन मतलब होता है संज्ञा. संज्ञा मतलब नाम, प्लेस, किसी भी जगह का, वस्तु का, सबका नाम. तो कॉन्क्रीट मतलब वो चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हो, टच कर सकते हो. जैसे सैंड है, फ्लावर है, ओशन है, वैसे ही आपको आगे की चीजें फिल करनी है. सेकेंड था एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते. वो जॉय है, एव है, इमेजिनेशन है, उसी तरह से फिल करना. अगर जिन लोगों को हिंदी और इंग्लिश मतलब ग्रामर सारे लैंग्वेजेस के सेम ही होते हैं, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जगह, वस्तु, प्लेस, इन सब के नाम. वर्ब मतलब होता है क्रिया. तो जब मैं इंग्लिश का ग्रामर स्टार्ट करूंगी तो साथ में ये हिंदी के ग्रामर्स भी करवाते जाऊंगी साथ में. तो इस बार प्लीज मेरे को इंग्लिश का होमवर्क सेंड कर देना. लास्ट एक होमवर्क और. इस बार मैंने ज्यादा दिया है होमवर्क क्योंकि कोई सेंड ही नहीं कर रहा है ठीक से. लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9A. Choose about 8 to 10 sets of imaginary dialogues between a bird, a tree, and its fruit regarding the effects of environmental changes. Last homework है compose about 8 to 10 sets of imaginary dialogues between a bird, a tree, and its fruit regarding effects of environmental changes. Write it in your notebook. तो आपको डायलॉग्स लिखने हैं बर्ड, ट्री और फ्रूट्स के बारे में. 8 से 10 डायलॉग सबके मिलाकर कि किस तरह से एनवायरनमेंट चेंज होने से बर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ट्री पे क्या पड़ रहा है, उसके फ्रूट पे क्या कर रहा है. तो अपने अपने प्रॉब्लम्स ये लोग डिस्कस करेंगे. तो ये सारी चीजें नोटबुक में नीट एंड क्लियर लिखनी है हम लोग को. तो का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9A, क्वेश्चन नंबर 8A. 7 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, 3 and 4. तो 3, 4, 7, 8, 9 ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करके मेरे को आज ही सेंड करने हैं.